एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 10 सेबा बोर्ड का, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। नाउ इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है कि जो बंगाल का पार्टीशन है और बंगाल का विभाजन हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। और ये पार्टीशन जो कि हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के रेन में, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट है इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अभी जो बंगाल प्रोविंस था, हमारा बंगाल प्रोविंस काफ़ी एक बड़ा प्रोविंस था एंड इसी बंगाल प्रोविंस को 2 स्टेट्स में भाग कर दिया गया था, जिसके कारण एक नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूरे भारत में। और इस इवेंट को सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपहीवल हम बोल सकते हैं, पॉलिटिकल अपहीवल और पॉलिटिकल डिसरप्शन इन इंडिया। तो 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में और 28th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नेशनल मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था बंगाल प्रोविंस में, और लोगों के बीच में जो कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था, जो अपराइजिंग बढ़ रहा था, लोग डिससेटिस्फाइड होने लगे थे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ होने लगे थे, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी नेशनल अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्रिएट किया था एक नया प्रोविंस विच वॉज नेम्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। ईस्ट बंगाल को असम से जोड़कर एक नया प्रोविंस का निर्माण हुआ था। ऑन द अदर हैंड, जो ईस्टर्न बंगाल को सेपरेट करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट पार्ट्स रह गया था बंगाल में, वो बिहार और उड़ीसा के साथ एडजॉइन कर दिया गया था और एक नया प्रोविंस का क्रिएशन हो गया था, जिसको वेस्ट बंगाल के नाम से जानने लगे गए। तो अभी पूरा कंट्री एकजुट हो गया था ऑन द प्रोटेस्ट टू दिस पार्टीशन। लोग एकजुट होके प्रोटेस्ट करने लगे थे अगेंस्ट दिस पार्टीशन। तो एक नया एरा का हम बोल सकते हैं कि क्रिएट हो गया था, एक नया एरा इन दी अपराइजिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। लोगों के बीच अब नेशनल सेंटिमेंट जागरूक होने लगा था, लोगों के बीच एक राष्ट्रीय भावना का अपराइजिंग होने लगा था इन एवरी इंडियन। एंड इन रियलिटी द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा था उसे हम फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल बोल सकते हैं इन ऑल इंडियन परस्पेक्टिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी हियर विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल और अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था रेगुलेटिंग एक्ट which made some big changes to the way India was governed. So it was a very important act in the history of India. So regulating act of 1773 ने अपग्रेड किया था the post of governor of Bengal presidency, अपग्रेड किया था to the level of governor general. तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के नाम से जानने लगे थे। अब इसका मीनिंग ये था कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और गवर्नर्स ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नियंत्रण में आ गए थे। अब गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम के अंदर जो एरिया था वो काफ़ी वास्ट था, काफ़ी बड़ा था। तो इसे गवर्न करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का क्रिएशन हुआ। बट ये भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि बंगाल का प्रोविंस एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कवर करता था इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, मेकिंग इट हार्ड टू गवर्न एफिशिएंटली। सिपॉय म्यूटिनी के बाद 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लाए टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उन्हीं में से एक था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड और इंडिया के बीच डिस्कशन होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि ईस्ट इंडिया का एक बड़ा पार्ट बंगाल से सेपरेट करना चाहिए। तो एज अ रिज़ल्ट 7 फरवरी 1874 में स्टेट ऑफ असम का क्रिएशन हुआ एंड इट इंक्लूडेड 6 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली। दीज वे ग्वालपारा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर, शिवसागर, along with खासिया जयंतिया हिल्स, देन नागा पहाड़, गारो पहाड़, कचार, श्रीहत्ता। एंड इस नए स्टेट का टोटल एरिया था 54,100 स्क्वायर माइल्स,
with a population of 41 lakhs 50,000, that is 4.15 million people. Or a chief commissioner was appointed to govern Assam, and Colonel R.H. Keatings was given the charge of the state from 1874 to 1878. And कुछ historians का ये मानना है कि this was the first step towards the partition of Bengal. In this process of partition, 2 British officers helped Lord Curzon. 2 British officers ने लॉर्ड कर्जन की सहायता की थी इन द प्रोसेस ऑफ दिस पार्टीशन. एक थे एंड्रयू फ्रेजर, तब के मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर, एंड दूसरे थे जे बैमफाइल्ड फुलर, असम के चीफ कमिश्नर. अब 1901 में फ्रेजर ने लॉर्ड कर्जन को प्रपोज किया था कि मध्य प्रदेश एंड बंगाल का जियोग्राफिकल बाउंड्री चेंज किया जाए. अब फ्रेजर ने पॉइंट आउट किया था, फ्रेजर ने मेंशन किया था कि बंगाल का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है टू 7.8 करोड़, एंड ही प्रपोज दैट ओडिशा एंड संबलपुर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, और ओडिशा एंड संबलपुर को ऐड कर देना चाहिए मध्य प्रदेश से. एट द सेम टाइम फुलर ने प्रपोज किया था कि चिट्टागोंग असम से ज्वाइन करना चाहिए ताकि टी बिज़नेस बूस्ट हो, टी बिज़नेस एक्सपांड हो. अब इन सारे प्रपोजल्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद लॉर्ड कर्जन फाउंड देम प्रैक्टिकल एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू कैरी दीज आउट. पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब 1903 में जब एंड्रयू फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बने, तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि एक प्लान बनाए वो फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द बंगाल प्रोविंस. उनको रीडिमार्केशन या रीड्रॉ करने को बोला गया ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस. एंड्रयू फ्रेजर ने विलियम ई वार्ड के अर्लियर सजेशन में कुछ चेंजेस किए एंड बंगाल के पार्टीशन को प्रपोज किया. तो इस प्लान को एंड्रयू फ्रेजर ने सबमिट किया लॉर्ड कर्जन को 28 मार्च 1903 में, एंड ये भी सजेस्ट किया कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग ढाका, चट्टग्राम, राजशाही असम के साथ मर्ज किया जाए. तो ऑन 1 जून 1903 वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक डिटेल प्रपोजल प्रिपेयर किया ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेबर्ट रीजली के साथ डिस्कस करके, जो कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इस प्रपोजल को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मिनट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. अब सिंस ये प्रपोजल ऑफिशियली डिक्लेयर किया था हेबर्ट रीजली ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ऑन 6 दिसंबर 1903, तो इट वाज नोन एज रिजली पेपर्स. इसी बंगाल के बाइफर्केशन के प्रोसेस को, यानी कि बंगाल के पार्टीशन के प्रोसेस को और बंगाल का एक पार्ट असम के साथ जोड़ने के प्रोसेस को हिस्टोरिकली बोला जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब पार्टीशन का ये रीज़न दिया जाता है कि बंगाल प्रोविंस, सिंस इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस, इट वाज डिफ़िकल्ट टू गवर्न, और सल्यूशन यही था कि एक नया प्रोविंस क्रिएट हो, दैट इज़ ईस्टर्न बंगाल एंड असम विथ ढाका एज द कैपिटल. ऑन द अदर हैंड बंगाल प्रोविंस was to be continued with remaining western parts of the province by annexing Bihar, Orissa and Chota Nagpur. So this would be Western Bengal. और Eastern Bengal and Assam का capital Dhaka. So Dhaka was the capital of the proposed Eastern Bengal and Assam. And ये जो proposed state था, it had a population of around 3 crores and 10 lakhs. And among this, 1.8 crores था Muslim and 1.2 crores were Hindus. So Muslims were in majority in this newly created province, that is Eastern Bengal and Assam. On the other hand, proposed Bengal province ka capital was to be Calcutta, and it had a population of around 5.3 crores. Among these, Hindus were 4.2 crores and Muslims were just 90,000. तो बंगाल प्रोविंस में हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, बट इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, तो
वेस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल के जो नया प्रोविंस बंगाल प्रोविंस बना था, उसमें इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, बंगालीज माइनॉरिटी में थे। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के रीज़न से बंगाल के टेरिटरी को छोटा और असम के टेरिटरी को बड़ा बनाने का प्रपोजल किया, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा भी सामने आ गया। चूँकि हिंदू और मुस्लिम फार्मर्स और लेबरर्स के बीच यूनिटी ब्रिटिश के लिए खतरा थी, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करके यूनिटी को तोड़ने की कंस्पिरेसी बनाई। लॉर्ड कर्जन को लिखे हेबर्ट रीजली के लेटर में ये मेंशन है कि यूनाइटेड बंगाल इज़ अ बिग फोर्स, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस बिग यूनिटी। इसका अर्थ ये है कि जो एकजुट बंगाल है वो एक बहुत ही बड़ी ताकत है और विभाजन इस बड़ी ताकत को बर्बाद कर देगा, यानी नष्ट कर देगा। इसलिए बंगाल के पार्टीशन के पीछे छिपा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ख़त्म करना था, और इस एजेंडा को मीट करने के लिए कम्युनल फीलिंग्स का फैलना बहुत ही ज़रूरी था। Now the word communal means a sense of belonging towards one's own group or towards one's own religion. अब बंगाल को भारतीय नेशनलिज्म का सेंटर माना जाता था, इसलिए बंगाल के पार्टीशन के ज़रिए इट वॉज प्लान टू डिवाइड द प्रोविंस एंड टू मेक द हिंदू बंगालीज एंड इंटेलेक्चुअल्स अ माइनॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स। तो प्रांत को विभाजित करने और दोनों राज्यों में हिंदू बंगालियों और इंटेलेक्चुअल्स को माइनॉरिटी बनाने की योजना बनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन का असली मकसद पॉलिटिकल रूप से जागरूक हिंदू बंगालियों को कमज़ोर करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना और इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का विरोध करना था। इस प्लान के ज़रिए जो मुसलमान पॉलिटिकली लेस कॉन्शियस थे, यानी पॉलिटिकली कम जागरूक थे, उनकी वफादारी जीतने की एक अटेम्प्ट था, एंड दस कम्युनलिज्म का सीड हमारे इंडियन सोसाइटी में सो करने का एक प्लान था। एंड उसी समय उन्होंने इसी बढ़ते ब्रिटिश विरोधी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी पर, उन लोगों के अगेंस्ट एक वेपन के तरह भी इस्तेमाल किया। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एज इन द वायलेंट रिवोल्यूशनरीज। तो 2 फरवरी 1905 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का प्रपोजल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन को भेजा फॉर नेसेसरी अप्रूवल। 9 जून सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन ब्रॉड्रिक ने इस प्रपोजल को अप्रूव भी किया और इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया बाय टेलीग्राम मैसेज। देन 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रपोजल को पब्लिश किया और 1 सितंबर 1905 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि बंगाल का पार्टीशन 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट होगा, यानी 16 अक्टूबर को लागू होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 1 सितंबर, विच इज़ एज फॉलोज। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ए, नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड असम। नए प्रोविंस का नाम होगा ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय एडिशन ऑफ राजशाही, ढाका एंड चट्टग्राम टू असम। बी, नए प्रोविंस का कैपिटल होगा ढाका, दैट इज़ ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कैपिटल होगा ढाका। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम हैंड ओवर किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। डी, कैपिटल ऑफ असम अब शिलोंग से ढाका ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, A, there will be separate high court in Dhaka for Eastern Bengal and Assam. तो ईस्टर्न बंगाल एंड असम के लिए ढाका में एक सेपरेट हाई कोर्ट होगा। बी, तो जब तक सेपरेट हाई कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, नया प्रोविंस विल बी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। थर्ड पॉइंट, अब कैलकाटा न्यू बंगाल प्रोविंस का कैपिटल होगा, विच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर। फोर्थ पॉइंट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल का पार्टीशन लागू कब होगा? 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1911 AD। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के इच्छाओं के खिलाफ बंगाल का पार्टीशन का प्लान किया था। तो लीडर्स जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रश बिहारी बोस, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी
आदि ने इस साजिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साजिश को समझ लिया था और वो लोग इस साजिश के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने में भी सफल रहे। तो उन लोगों ने लॉन्च किया एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा लोगों के बीच, और बहुत सारे माध्यम जैसे मीटिंग्स, राइटिंग्स, ये भी रियलाइज़ किया गया कि बंगाल का पार्टीशन बंगालियों के हेरिटेज और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए खतरा होगा। तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए एक सिग्नेचर कलेक्टिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया और 70,000 भारतीय द्वारा साइंड पेपर को सबमिट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर भी स्ट्रॉन्ग बने रहे और एंड्रयू फ्रेजर के पार्टीशन प्लान को सही ठहराने की कोशिश भी जारी रही। लेकिन बंगाल की जनता बहुत ही नाखुश थे, बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे इस प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर, और वो लोग इसी वेदना में टूट पड़े थे। अब जब ये साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार पार्टीशन लागू करने पर अड़े हुए है, तो लोगों में सरकार विरोधी भावना यानी एंटी गवर्नमेंट फीलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगे। चूँकि पब्लिक ओपिनियन वॉज डिसरिस्पेक्टेड, पब्लिक ओपिनियन इज डिसरिगार्डेड, तो पूरा बंगाल इस विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ गया था, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इस पार्टीशन के विरुद्ध। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी अब खतरे में था और बंगाली नेशनलिज्म यानी बंगाली राष्ट्रवाद घायल हो गया। तो ऑलरेडी इंडियंस के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन था लॉर्ड कर्जन को लेके, बिकॉज ऑफ हिज इंटरफेरेंस इन द राइट्स ऑफ इंडियन ऑन एजुकेशन, न्यूज़पेपर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर पार्टीशन को लेके आना एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पार्टीशन के प्रपोजल को लेकर के 6 दिसंबर 1903 से जब इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ ऑन 19 जुलाई 1905, तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ बंगाल के बहुत सारे जगहों में हजारों पब्लिक प्रोटेस्ट एंड पब्लिक अप्रोच होने लगे। तो हर कास्ट, क्रीड और धर्म के लोग इस मूवमेंट में टूट पड़े और ये मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट के नाम से फेमस होने लगे। और पब्लिकली ये रेकमेंड किया गया था कि इंडियंस अब एकजुट होकर फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करेंगे और होममेड गुड्स, जो कि भारतीयों के द्वारा निर्माण किया गया सामान है, होममेड गुड्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब संजीवनी नाम के एक जर्नल में 6 जुलाई 1904 में पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल विच वॉज नेम्ड बंगर सर्वनाश, और इसके चलते लोगों के बीच बड़े सनसनी फैल गई। तो पहला जो प्रोटेस्ट मीटिंग हुआ था अगेंस्ट दी प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो हुआ था खुलना में ऑन 14 जुलाई 1905। और इम्पॉर्टेंट लीडर्स जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोतीलाल घोष, द्विजेंद्र लाल मित्र आदि, वे लोगों को आह्वान करने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो साजिश है मदरलैंड को डिवाइड करने का, उसे वो लोग तोड़ने के लिए बाहर निकल के आए। तो 16 और 17 जुलाई 1905 में एक ही प्रोटेस्ट मीटिंग किशोरगंज और पाबना में भी होने लगा, और पार्टीशन के ऑफिशियल डिक्लेरेशन के जस्ट नेक्स्ट डे ही, अगले दिन ही, सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग हुआ था दिनाजपुर में 20 जुलाई 1905 में। और इस प्रोटेस्ट मीटिंग को लीड किया था दिनाजपुर के महाराजा ने, और एक प्रपोजल पास हुआ था। द प्रपोजल वाज पास्ड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। अब फॉरेन गुड्स का, अब ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार होगा। तो ये प्लान भी, ये प्रपोजल भी पास हुआ था उसी प्रोटेस्ट मीटिंग में। प्लान वाज ऑल्सो टेकन टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मीटिंग एट ग्रास रूट लेवल। तो अब ग्रास रूट लेवल में भी प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, इसका भी प्लान ऑर्गेनाइज हुआ। अब स्टूडेंट कम्युनिटी भी आंदोलन में शामिल होने लगे थे। तो 18 जुलाई 1905 में रिपॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने क्लासरूम से बाहर निकल आए। उसके तुरंत बाद 31 जुलाई 1905 को इन स्टूडेंट्स ने पार्टीशन के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की और आगे के मूवमेंट्स लॉन्च करने के लिए एक सेंट्रल कमेटी का भी गठन किया। तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, और इस बैठक के दौरान अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स एकजुट होकर ये निर्णय लिया गया कि अब ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट होगा।
तो उसी दिन स्टूडेंट्स ने मुकुंद दास द्वारा रचित पेट्रियोटिक सॉन्ग रिसाइट किया, हे बंग जननी स्वर्ण प्रसाबिनी, बाय कॉलिंग फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। और सुरेंद्र बैनर्जी के नेतृत्व में एक स्टूडेंट यूनियन का भी फॉर्मेशन हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी स्पीच के माध्यम से लोगों को सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आह्वान किया और सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए बोला लोगों को। और ब्रिटिश गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स को बंद करने के लिए स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में पिकेटिंग प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे प्रोटेस्ट रैलीज में ब्रिटिश गुड्स को जलाए भी गए टू शो द डिससेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 23 सितंबर 1905 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली नॉर्थ कैलकाटा के राजा बाज़ार में आयोजित हुआ। And it was presided over by Abdul Rasool and prominent Muslim leader like Halim Ghaznavi, लियाकत हुसैन, मोहम्मद इस्माइल चौधरी। और ये प्रोटेस्ट रैली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट दी मूवमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसी दिन एक ऐतिहासिक फुट मार्च भी हुआ था और ये फुट मार्च था सोशल हार्मनी का सिंबल। इस फुट मार्च को माना गया था अ सिंबल ऑफ सोशल हार्मनी। एंड इस फुट मार्च में हर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के लोग शामिल थे। तो जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, दैट इज़ 16 अक्टूबर 1905, उस दिन बंगाल के लोगों ने ऑब्ज़र्व किया नेशनल मॉर्निंग डे। तो बंगाल के लोगों ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। तो उस दिन कोई भी खुश नहीं थे, उसके जगह लोग उस दिन शोक मना रहे थे। एंड रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के प्रपोजल के अनुसार बंगाल प्रोविंस के हर घर में उस दिन खाना नहीं पकाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के बंगाली लोगों को उस दिन राखी बंधन मनाने के लिए भी आह्वान किया था। तो लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के राखी गीत बंगाली प्राण बंगाली मौन एक हॉक हे भगवान, इस राखी गीत को भी लोगों ने गाया था। और हिंदू मुस्लिम्स के बीच एकता और भाईचारा को स्ट्रेंथन करने के लिए रास्ते में चलते हुए लोगों को भी राखी बांधा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हज़ारों लोग कालूतोला एंड चितपुर के मस्जिदों में उपस्थित होकर गैदर होकर मौलवी और दूसरे मुसलमानों को राखी बांधा गया था। और उस दिन से ये डिसाइड हुआ था, ये लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में अब प्रोटेस्ट मीटिंग होगा एंड फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार स्ट्रिक्टली किया जाएगा। और स्टूडेंट ग्रुप्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अब सब स्टूडेंट्स स्कूल नंगे पैर जाएंगे जब तक बंगाल के पार्टीशन का प्रपोज़ल कैंसिल नहीं हो जाता, यानी बंगाल के पार्टीशन का प्रपोज़ल रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक स्टूडेंट्स बेयर फुट स्कूल जाएंगे, यानी कि नंगे पैर स्कूल जाएंगे। तो 16 अक्टूबर 1905 को दोपहर में पूरे कलकत्ता में हड़ताल हुई। सारे शॉप्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, बसेस एंड ट्रम्स बंद रहे। आनंद मोहन बोस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे 1898 में, उन्होंने फेडरल हॉल का इनॉग्रेशन किया था। और फेडरल हॉल को बंगाल के यूनिटी एंड हेरिटेज का सिंबल माना गया, बंगाल के एकता और विरासत का सिंबल माना गया। और इन्होंने एक बड़े पब्लिक रैली को संबोधित किया और लोगों से पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया। तो कलकत्ता की हवा वंदे मातरम से गूंज उठी और हर जगह देशभक्ति के नारे गूंज थे। और उसी दिन से बंगाल के लोगों ने 1 वर्ष का शोक मनाया, अ ईयर लॉन्ग मोर्निंग। तो शुरुआत में स्वदेशी मूवमेंट सीमित था, बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूजिंग इंडिजीनियस गुड्स तक। हाउएवर इट वाज एन इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द ब्रिटिश के ऊपर एक आर्थिक दबाव था। अब धीरे धीरे आंदोलन की इंटेंसिटी बढ़ती गई, मतलब आंदोलन की तीव्रता बढ़ती गई और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट की मात्रा भी बढ़ती गई। तो औरोबिंदो घोष ने क्या कहा था, बॉयकॉटिंग मीन्स पेट्रियोटिज्म एंड एसेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इज़ दी नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो उन्होंने कहा था कि बॉयकॉटिंग का मतलब है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म तब होगा जब
बॉयकॉटिंग किया जाएगा। एंड पेट्रियाटिज्म का एक एसेंस है ब्रिटिश के साथ नॉन कोऑपरेशन करना, ब्रिटिश के साथ असहयोग करना in all respects. And this message from Saint Arbinder made the feeling of patriotism more lively in the activists of this movement. तो सेंट अरविंद के इस मैसेज ने इस आंदोलन के एक्टिविस्ट में देशभक्ति की भावना को और भी ज़्यादा जीवंत कर दिया था। तो अब लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करने लगे थे, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स एट्सेट्रा, फॉरेन गुड्स के साथ साथ इन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स को भी अवॉइड करने लगे थे। अब लोकल गुड्स को लोग ज़्यादा अपनाने लगे थे एंड लोग अब गौरव अनुभव कर रहे थे इन बाइंग थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड बाय द इंडियंस, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन बिल्डिंग अप द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी। तो अब जब लोग धीरे धीरे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स खरीदने लगे तो इससे इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा था। सो इंडियन पीपल बिकेम यूनाइटेड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स विच ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इंडियन मार्केट्स। इंडियन भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं के बॉयकॉट के लिए यूनाइटेड हो गए, एकजुट हो गए, जिन वस्तुओं ने पहले से ही भारतीय बाज़ारों पर कब्जा कर लिया था। पीपल डेवलप्ड टेंडेंसी नॉट टू पे देयर टैक्सेस, गवर्नमेंट लोन्स एट्सेट्रा। सो लोगों ने एक टेंडेंसी डेवलप कर लिया था कि वो लोग टैक्सेस नहीं पे करेंगे, गवर्नमेंट लोन्स नहीं चुकाएंगे, थिंकिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट अ फॉरेन एजेंसी ओनली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सिर्फ एक फॉरेन एजेंसी है, सो दे आर नॉट लायबल टू पे देयर टैक्सेस और टू पे देयर लोन्स। स्वदेशी मूवमेंट का मेन सेंटर था अनडिवाइडेड बंगाल, फिर भी इसने बंगाल की सीमाओं को पार करके जल्द ही एक नेशनल मूवमेंट का रूप ले लिया। तो महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों ने इस मूवमेंट को समर्थन किया और ये एक ऑल इंडियन आंदोलन बन गया था। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी आदि के नेतृत्व में ये आंदोलन बंगाल के कॉरिडोर से पार करके देश के अलग अलग स्टेट्स में फैल गया, अलग अलग राज्य में फैल गया। तो स्वदेशी मूवमेंट को एक पूर्ण रूप से सफल आंदोलन माना जाता है और इस आंदोलन के हर कदम ने बंगाल के लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है और इसका सीधा प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा। हालांकि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, फिर भी इस 7 साल के आंदोलन, दैट इज़ फ्रॉम 1905 टू 1911 AD, इट हैड अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव था अपॉन लिटरेचर, सोसाइटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।